Hello and welcome back to our new video class. Dear students, today's topic is about Indian economy. तो हमने हमारे पिछले वीडियो क्लास में इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था. यस, इंट्रोडक्शन टू इंडियन इकोनॉमी वो चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था. तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. हमारा यूनिट नंबर सेकेंड इंडियन इकोनॉमी का ही ये सेकेंड यूनिट है. इसके अंदर हम बात करेंगे नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इस टॉपिक की. तो हमारा सेकेंड टॉपिक है नेशनल इनकम ऑफ इंडिया. तो सबसे पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन दे देना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली नेशनल इनकम क्या होता है और ये इंडिया का किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है. ओके, सो नेशनल इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर विच शोज लेवल ऑफ द इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू नेशनल इनकम कमिटी. जो नेशनल इनकम कमिटीज़ होती है उनके अकॉर्डिंगली वो लेवल ऑफ इकोनॉमी आपको शो अप करवाते हैं या फिर डायरेक्ट करवाते हैं. ओके, सो अ नेशनल इनकम एस्टिमेट मेजर्स द volume of commodities and services turned out during a given period counted without duplication. Thus, a total of national income measures the flow of goods and services in the economy. National income is a flow, not a stock. National income constructed with a national wealth which measures stock of commodity held by the nationals of a country, act of point of a type. National income measures the productivity power of the nation or an economy is given period. The national income turn out goods and services for the satisfaction of human wants. So this is all about the national income. National income means आपके जो कंट्री का जीडीपी होता है वो डायरेक्टली शो आउट करवाने का एक ज़रिया होता है जिसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम या फिर नेशनल इनकम उसे हम कह सकते हैं. तो इसमें आपकी कंट्री का ग्रोथ कितना हुआ है या फिर आपकी कंट्री कितनी इकोनॉमिकली पुअर है या फिर स्ट्रेंथन है, ये सारी चीज़ें इंडिकेट करवाने का एक ज़रिया है जिसे हम नेशनल इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम कह सकते हैं. तो पर कैपिटा इनकम माइनस होगा तो माइनस दिखाया जाएगा, प्लस होगा तो प्लस दिखाया जाएगा. इसमें कोई भी तरीके का डुप्लीकेशन या फिर मिसलीडिंग नहीं की जा सकती है. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी व्हाट इज़ एग्जैक्टली इनटू देयर आर एस्टिमेट्स. तो किस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करने वाले. एस्टिमेशन मतलब कैलकुलेट करना, उसे जांचना. ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस पीरियड. तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का मतलब क्या होता है? जो पीरियड इंडिपेंडेंस के पहले का है वो पीरियड, दैट इज़ कॉल्ड प्री इंडिपेंडेंस पीरियड. तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में नेशनल इनकम किस तरीके से कैलकुलेट होता था या फिर नेशनल इनकम हमारा कितना था, उसका ग्रोथ रेट क्या था, वो हम अभी देखने वाले हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ बताती हूँ कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड्स एस्टिमेट्स several estimates of national income were prepared in the British periods. Notable among the estimators were Dadabhai Naoroji 1868, William Digby 1899, Findlay Cyrus 1911, 1912 and 1931, Shah and Kimbatta 1921, V.K.R.V. Rao 1925 to 1929 and 1931-32 and R.C. Desai 1931 to 1940. ओके, तो ये है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के एस्टिमेशन का एक पीरियड. मतलब जब हमारा जो देश था वो ब्रिटिश रूल में था तो उस वक्त कौन से लोगों ने वहाँ पे एस्टिमेशन किया था, कैलकुलेट किया था. क्या कैलकुलेट किया था? नेशनल इनकम. तो उसमें दादा भाई नौरोजी भी आते हैं, विलियम भी आते हैं, फेंडले आते हैं, शाह आते हैं, देन V.K.R.C. राव आते हैं, R.C. देसाई आते हैं. तो उनका पीरियड भी मैंने आपको बताया है. नाउ लेट्स सी द मोर ओवरव्यू ऑफ प्री इंडिपेंडेंस पीरियड. इन द प्री इंडिपेंडेंस एस्टिमेट दादा भाई नौरोजी, शाह किम्बत्ता,
Finlay Siras. Then Wadia and Joshi estimated the volume of output of agriculture sector. इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर का आउटपुट कितना है वो निकाला था. ओके, देन एडेड द सर्टेन परसेंटेज एज द इनकम ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर. Some economists calculated the growth of rate of per capita income during the period of 1860 to 1945 and 1970 to 71 price. Okay, this growth rate was calculated by J.K. Hicks, then M. Mukherjee and S.K. Ghosh. Their time period and rate of growth is I am going to tell you. Okay, तो कोई इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इकोनॉमी को किस तरीके से ग्रोथ हुआ है वो कैलकुलेट किया है. पीरियड क्या था उनका 1860 से 1945. तो ये कौन सा पीरियड हुआ? ये हुआ प्री इंडिपेंडेंस पीरियड. ओके, तो कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर का एस्टिमेट निकाला कि एग्रीकल्चर सेक्टर से हमारे इंडिया को कितना आउटपुट मिला है. तो वो उनके अंदर आते हैं दादा भाई नौरोजी आते हैं, जोशी कमेटी के लोग आते हैं, उसके बाद में वाडिया नाम के इकोनॉमिस्ट थे, उनका भी इसके अंदर सम्मेलन होता था. ओके, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि एम मुखर्जी, एस.के. घोष, उसके बाद में J.R. हिक्स, इनके हिसाब से हमारे इंडिया का ग्रोथ रेट 1860 से लेकर 1950 मीन्स 1860 टू 1950 किस तरीके से था. तो हम प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स. सो पहला टाइम पीरियड है 1860 से 1885. ओके, 1860 से 1885 का जो पीरियड था उसमें ग्रोथ रेट जो हमारे इंडिया का था वो 1.1% था. ओके, 1.1% था. देन 1885 से लेके 1905 में हमारा ग्रोथ रेट -0.3% हो गया. पहले हमारा 1860 से 1885 में 1.1% था. उसके बाद में हमारा 1885 से 1905 में -0.3% हमारा ग्रोथ रेट हो गया था. उसके बाद 1905 से 1925 के बीच में हमारा ग्रोथ रेट अच्छा हो गया और फिर से 1.3% आ गया. उसके बाद में 1925 से 1950 के बीच में हमारा ग्रोथ रेट वापस फिसल कर -0.1% हो गया. उसके बाद में 1860 से 1945 का जो पीरियड था उसमें हमारा जो ग्रोथ रेट था वो 0.5% हो गया. तो इस तरीके से कुछ हमने एस्टिमेशंस देखे कि किस तरीके से ग्रोथ रेट हमारे इंडिया का कम ज़्यादा होता रहा है. ओके, सो इट इज़ ऑब्जर्व फ्रॉम that table that I had told you that the Indian economy during the British rule present a picture of near stagnation over a long period with a growth rate of 0.5% for 1860 to 1945. तो मैंने आपको अभी तक 1860 से लेके 1950 तक का मैंने जो ग्रोथ रेट बताया वो कम ज़्यादा होता रहा है. और इसका जब हमने टोटल ओवरव्यू निकाला तो 1860 से लेके 1945 तक का जो हमारा प्री इंडिपेंडेंस का पीरियड था उसमें हमारा जो ग्रोथ रेट था वो 0.5% ही रहा है. लेकिन ये माइनस नहीं हुआ है, प्लस पॉइंट में है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात थी. तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात देखते हैं जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड का एस्टिमेट. ओके स्टूडेंट्स, सो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड का मतलब क्या होता है? जो पीरियड इंडिपेंडेंस के बाद का होता है दैट इज़ कॉल्ड एज पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड. सो सून आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द नेशनल इनकम कमिटी इन अगस्त 1949. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने अगस्त 1949 को नेशनल इनकम कमेटी को अपॉइंट किया था. क्यों किया था?
क्योंकि सो द कमिटी ऑर्गेनाइज द एस्टिमेट द नेशनल इनकम, जैसे कि नेशनल इनकम कमिटी का उन्होंने गठन किया था, अपॉइंटमेंट की थी, तो डेफिनेटली नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए ही की होगी। ओके, कब की थी? अगस्त 1949 में। सो द कमिटी वॉज कंसिस्ट ऑफ प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस। याद रखना है आपको कमिटी में कौन कौन था। जो 1949 में कमिटी गठित की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, तो उसमें प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस, उसके बाद में प्रोफेसर D.R. गार्गिल और उसके बाद में प्रोफेसर V.K.R.V. राव। ओके, तो ये सारे लोगों का उसके अंदर समावेश था। सो द कमिटी गिवन देयर फाइनेंशियल रिपोर्ट इन 1954। और ये जो कमिटी थी 3 लोगों की, किसकी? पी.सी. महालनोबिस, प्रोफेसर D.R. गार्गिल और उसके बाद में प्रोफेसर V.K.R.V. राव। तो इनकी जो कमिटी थी, इनकी कमिटी ने जब गठित किया 1949 में, इनको कमिटी एस्टैब्लिश करने का मौका मिला। उसके बाद में इन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट कब दी? 1954 में दी। 1949 में ये लोगों ने काम करना स्टार्ट किया फाइनेंशियल प्रोग्रेस के ऊपर और इन्होंने 1959 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। ओके, सो दिस रिपोर्ट वाज माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ कंट्री because for the first time it provided comprehensive data of national income for the whole of India. It is landmark as well as the principal features of this report was as following which I am going to tell you. तो ये जो कमिटी थी, नेशनल इनकम एस्टिमेट करने वाली कमिटी जो 1949 में गठित की गई थी, इन्होंने अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट जैसे कि मैंने कहा है 1954 में दिया। तो ये जो कमिटी थी एक माइलस्टोन की तरह हमारे इंडिया की हिस्ट्री में वर्क कर रही थी। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम कोई कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोवाइड किया गया था नेशनल इनकम का, जो कि हमारे पूरे होल इंडिया का नेशनल इनकम एस्टिमेट कर रहा था। तो ये एक तरीके से लैंडमार्क है हमारे इंडिया की हिस्ट्री के लिए। तो चलिए अब मैं आपको इस कमिटी के कुछ फीचर्स बताती हूँ कि उन्होंने एग्जैक्टली किस तरीके से काम किया है। उसके बाद मैं आपका वीडियो एंड करने वाली हूँ। सो ड्यूरिंग 1950 टू 1951, ओके, टाइम याद रखना है, 1950 से 1951 के बीच एग्रीकल्चर जो था विच वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड एनुअल हस्बेंड्री, forestry and fishery, okay, contributed nearby 1.5 of the national income. ओके, उसके बाद में जो माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड का था, उनका कंट्रीब्यूशन कितना था हमारे नेशनल इनकम में? 1/6 था। कितना था? 1/6 था। एग्रीकल्चर का पोर्शन 1/5 था, 1/5 था। माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड का कंट्रीब्यूशन 1/6 था। ओके, उसके बाद में कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ओके, इनका कंट्रीब्यूशन हमारे नेशनल इनकम में कितना था? तो ये 1/6% था। ओके, उसके बाद में जो अदर सर्विसेज होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन कितना था? 15% था। 15% थोड़ा पोर्शन नहीं होता है, बहुत बड़ा पोर्शन होता है। ओके, सो द अदर सर्विसेज सच एज प्रोफेशनल्स एंड लिबरल आर्ट। ओके, देन उसके बाद में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होते हैं, डोमेस्टिक सर्विसेज होते हैं, हाउस प्रॉपर्टी होती है, इनका पूरा 15% कंट्रीब्यूशन था हमारे नेशनल इनकम में। ओके, उसके बाद द शेयर ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन वाज अबाउट 2/3 ऑफ नेशनल इनकम। द टर्म कमोडिटी प्रोडक्शन include material production, mining, factory establishment and hand trade. The raw material which derived from agriculture is considered in this particular sector. Then service sector accounted for about 1/3 of the national income. 1/3 जो पोर्शन है
वो सर्विस सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया था नेशनल इनकम में। ओके, तो सर्विस सेक्टर मीन्स उसके अंदर कॉमर्स भी आएगा, ट्रांसपोर्ट भी आएगा, कम्युनिकेशन भी आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी आएंगी, उसके साथ साथ लिबरल आर्ट और डोमेस्टिक आर्ट्स या फिर सर्विसेज भी आती हैं। ओके, देन नेक्स्ट द शेयर ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर का जो शेयर था इन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट was 7.6% in 1950 to 1951। ओके, 1950 से 1951 ये जो एक साल का पीरियड था, इसमें गवर्नमेंट का जो सेक्टर था शेयर के हिसाब से, तो उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया, 7.6% कंट्रीब्यूट किया 1950 टू 51 के बीच। ओके, अलॉन्ग विद द शेयर ऑफ गवर्नमेंट इन नेशनल एक्सपेंडिचर वाज 8.2%। ओके, देन द लास्ट फीचर ऑफ दैट कमिटी वाज the margin error in calculation of national income estimation was 10%। ओके, तो जो मार्जिन एरर था कैलकुलेशन में जो इस कमिटी के थ्रू एस्टिमेट किया गया था, उसमें सिर्फ 10% ही एरर आया था। इट वॉज वर्कड आउट, मतलब हम उससे अच्छी तरीके से वर्कआउट करने के लिए यूज़ कर सकते थे। मीन्स हमारे इंडिया का जो नेशनल इनकम है हम उसे बता सकते थे पूरे होल वर्ल्ड को कि देखिए हमारे इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एरर का जो चांसेस थे हमारे इस कमिटी में, जो प्रोफेसर महालनोबिस, प्रोफेसर D.R. गार्गिल और प्रोफेसर V.K.R.V. राव ने गठित की थी 1949 में। जो ये लोगों की कमिटी थी, उनके कमिटी में सिर्फ 10% का एरर था, तो इसलिए एरर के चांसेस बहुत कम थे, पॉलिसी के चांसेस बहुत कम थे और ट्रांसपेरेंसी बहुत क्लियर थी। तो ये था हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड का एस्टिमेशन और प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का एस्टिमेशन। सो आई थिंक अब आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम देखेंगे नेशनल इनकम कमिटी एंड CSO एस्टिमेशन। CSO क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो क्लास में बताऊंगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो क्लास। If you have any type of query, you can contact to me. Okay, so wish you all the very best.